नमस्कार आदाब, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। आखिर क्या है इस यात्रा का मतलब, क्यों राहुल गांधी से दोबारा से निकाल रहे हैं और इसके साथ क्यों न्याय शब्द इस बार जोड़ा गया है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा, और कांग्रेस ने अपने इस हाथ के पंजे जो कि उनका चुनाव चिन्ह है, राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह है, उसका खास तौर पर ध्यान रखा है। यहाँ पर अगर इस उंगली की बात करें हम, यहाँ पर उसने रखा है युवाओं को, फिर यहाँ पर रखा है उसने किसान को, नागरिक को, श्रमिक को और भागीदारी। 5 स्तंभ उन्होंने इस पूरी यात्रा में रखे हैं। उसके चारों तरफ ही ये यात्रा घूमती हुई दिखती है। ये इसमें सब मुद्दे हैं। युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, नारी के लिए क्या मुद्दे हैं, श्रमिक के लिए क्या मुद्दे हैं और भागीदारी के लिए क्या मुद्दे हैं, तो हम इस पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है पहले से ही। फिलहाल की बात करें तो ये यात्रा जो है छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है और ये यात्रा मुंबई में जाकर रुकेगी, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में। मणिपुर से चली थी, महाराष्ट्र के मुंबई तक जाएगी और ये यात्रा तकरीबन 6700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। अब हम बात करें कि राहुल गांधी ने इस पूरे 5 स्तंभ में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। देखिए, पिछले 10 सालों में देश में जो कुछ हुआ, देश में मोदी सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, उसमें जो कुछ भी हुआ कांग्रेस ने उसका पूरा एक तरह से लेखा जोखा तैयार किया और कहा कि पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण भयानक दुष्प्रभाव आए हैं, सभी संस्थानों के खिलाफ अविश्वास बढ़ा है, देश में बेरोजगारी, महंगाई, मानव अधिकारों का उल्लंघन, ये सब सामने आया। उसी के तहत न्याय यात्रा जोड़ी गई है ताकि जन जन तक राहुल गांधी का मैसेज पहुंच सके और वो खुद भी उन तक पहुंच सके। सबसे पहले अगर हम बात करें युवा, उसके आगे लगाया गया है न्याय। युवा न्याय में क्या क्या चीजें रखी हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें युवा पर, युवा के आगे जोड़ा गया है युवा न्याय, यानी कि एक जो न्याय यात्रा है उसका पार्ट है युवा। युवा न्याय में जो चीजें बोली गई हैं उसमें यह है कि भारत की 65% जो आबादी है वो युवाओं की है जो 35 साल से कम के हैं, यानी कि जो 35 साल से कम के लोग हैं वो 65% हैं और उनके बीच बड़ी स्तर पर बेरोजगारी फैली हुई है। और इस युवा न्याय में जो चीजें अहम रखी गई हैं वो है बेरोजगारी, युवा आत्महत्याएं, जो लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं बेरोजगारी से परेशान होकर या किसी भी स्तर पर परेशान होकर, खासकर जो युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, सरकारी कार्यालयों में जो स्थान खाली पड़े हैं, अग्निपथ योजनाओं को लेकर जो चीजें कही गई हैं वो युवाओं तक ठीक तरह से पहुंची है या नहीं पहुंची है उसका जिक्र है। और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले युवाओं के मुद्दे जो अलग होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्राइवेट युवाओं को नहीं मिलती, उनकी परेशानी ज्यादा होती है, तो वो चीजें इसमें रखी गई है। देखा जाए तो इसमें एक आंकड़ा दिया गया है बेरोजगारी का, जिसमें कहा गया है कि 100 में से 42 युवाओं के पास कोई रोजगार या आमदनी का साधन नहीं है। दूसरा है कि 25 साल से कम उम्र के 42% से ज्यादा ग्रेजुएट युवा आज बेरोजगार हैं। 2019 में 15 लाख युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुए, जिनमें से केवल 2.5 लाख लोगों को ही नौकरी मिल पाई। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, पुणे में एक वॉक इन इंटरव्यू होना था। वॉक इन इंटरव्यू के आप लोग जाइए अपना रिज्यूम लेकर और वहां पर आपको जॉब मिल जाएगी। वहां पर तकरीबन सिर्फ 25 पदों के लिए वो जगह खाली थी, लेकिन जो आवेदन आए, यानी कि जो बायोडाटा वहां पर पहुंचे, वो 3000 के आसपास वहां पर पहुंचे। तो बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा है, आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी भयावह स्थिति है। कुछ हजार पद के लिए करोड़ों तक सरकारी आवेदन जा रहे हैं, ये हाल है। आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों बहुत सारी खबरें हमारे सामने भी आई थी। तो युवा न्याय में ये सारी चीजें रखी हैं। दूसरा है अग्निपथ योजना, उसके तहत युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है, कितना नहीं। अब बात करते हैं दूसरी उंगली की, जिसे किसान न्याय का नाम दिया गया है। देखिए, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और राहुल गांधी ने ये चीज़ अपने इस मैनिफेस्टो में ये चीज़ रखी है, क्योंकि आज मैं उनका पूरा का पूरा ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि न्याय यात्रा किस तरह से निकाली गई है, उसका मोटिव क्या है। उनका कहना है कि भारत का जो हिस्सा है वो 70% जो है वो कृषि पर टिका हुआ है, 70%, इसीलिए भारत को आज भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि किसान आत्महत्या का, उन्होंने कहा है कि किसानों की अनदेखी और उनका बढ़ता कर्जा, आज रोजाना 30 किसान का इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि रोजाना आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और इसी में जो किसानों के प्रमुख मुद्दे थे वो थे किसान आत्महत्या, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हो चुका है 2020-21 में, जब किसान बिल मोदी सरकार द्वारा पास किए गए थे। किसानों में जो कर्ज में बढ़त हुई है और कृषि क्षेत्र की अनदेखी एक तरह से की जा रही है, ये सारी चीजें इसमें रखी हुई हैं। इसमें आंकड़ा दिया गया कि 2014 के मुकाबले आज 60% ज्यादा किसानों पर कर्ज है। वहीं अगर उद्योगपति की बात करें तो उन पर
7.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है, जबकि किसानों की हालत जो है वो बद से बदतर हो गई है 2014 से अब तक। अब हम बात करते हैं नारी की। नारी न्याय में कौन कौन सी चीजें रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइन कही गई हैं इस मैनिफेस्टो में। तू आशा है, तू उम्मीद है, तू जिद है, तू रोशनी है, तू क्रांति है। सलाम तुझे, तू देश की शान है, तू नारी शक्ति है। इसमें जो प्रमुख मुद्दे रखे गए हैं नारी के लिए, महिलाओं के लिए, इसमें पहला आप समझिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध, दूसरा है महिला संसदीय प्रतिनिधि, तीसरा है महिलाओं की शिक्षा भागीदारी और चौथा है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। आंकड़ों की अगर हम बात करें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, एनसीआरबी के अनुसार यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध की दर 2012 में 41.7 से बढ़कर 2022 में 66.4 हो गई है। हर घंटे महिलाओं पर अपराध की 51 FIR। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड मामले हैं, महिलाओं की वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक भयानक है। अब बात करते हैं श्रमिक न्याय की, जो कि चौथे नंबर पर है। श्रमिक आप जानते ही हैं हमारे देश को चलाने में वो एक तरह का बड़ा पहिया है। अगर वो रुक जाए तो सारे काम धंधे रुक जाए। उनके लिए सरकार क्या करती है, वो सिर्फ मजदूर बनकर रह जाते हैं, क्या रह जाते हैं, उनके लिए इसमें काफी चीजें कही गई। श्रमिक न्याय में कुछ प्रमुख मुद्दे रखे गए हैं, जैसे कि पहला है ठेका मजदूरी, दूसरा पूंजीवादी नीतियां, तीसरा अनिश्चित काल भविष्य काल, चौथा है घटता रोजगार, पांचवा है GIZ अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे। इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि जब से ठेका मजदूरी का चलन बढ़ा है, 2011 में 28% था और 2020 में 98% हो चुका है। उनके पास सामाजिक सुरक्षा, बीमा, PF पेंशन कुछ भी नहीं है, जो उन्हें गरीबी के जाल में हमेशा फंसाए रखता है। श्रमिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि 2011 में जो 28% ठेकेदारी थी, अब वो 98% हो चुकी है। यानी कि अब जो जिन ठेकेदारों के अंडर में मजदूर काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, उनकी जीवन बीमा, PF पेंशन किसी तरह का कोई ध्यान नहीं रखता। वो हमेशा बेचारे गरीबी के जाल में ही फंसे रहते हैं। इस बारे में जरा सा भी नहीं सोचा गया। और मैं राहुल गांधी इन मजदूरों के दर्द को समझता हूं और मैंने अलग अलग क्षेत्रों के मजदूरों से बात की है, उनकी समस्याओं को सुना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एक नारा है, श्रमिक न्याय का हक मिलने। उनके परिवारों के पास पढ़ाई, कमाई, लिखाई के लिए कोई चीजें होती नहीं है, तो भविष्य जो है अंधकार में, उन्हें उन चीज से बाहर निकालना है। अब बात करते हैं आखिरी यानी कि इस अंगूठे की जो बात की गई है, भागीदारी न्याय। किसकी कितनी हिस्सेदारी, किसकी कितनी भागीदारी। इस चीज में जो प्रमुख मुद्दे रखे गए हैं, SC, ST और OBC के खिलाफ जो बढ़ते हुए अपराध हैं। दूसरा है जातिगत जनगणना यानी जाति जनगणना, जो कि बिहार में हो चुकी है। तीसरा है कमाई में अंतर, जो कि आर्थिक संतुलन बनाए रखता है, कि उसकी कमाई ज्यादा है, उसकी कम है, तो परिवार नीचे रहता है और एक परिवार हमेशा बढ़ा रहता है। अगर NCRB के हम डाटा की बात करें 2022 की, जिसमें यह कहा है कि SC 2022 में अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध करने के ये मामले जो 57,582 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2021 में 50,900 मामला की तुलना में 13% ज्यादा है। यानी कि जो 2021 में मामले आए थे वो 50,900 थे, उसके बाद 2022 में ये मामले बढ़कर 57,582 हो गए, यानी कि 13% की बढ़ोतरी एक साल के अंदर हुई है। ST की अगर हम बात करें, इनके खिलाफ जो अपराध करने के लिए कुल मामले आए हैं, 10,064 मामले दर्ज किए गए हैं और 2021 में 8,800, यानी कि यहाँ पर 14% बढ़े हैं ST के खिलाफ। जातीय जनगणना पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि जब से बिहार का आंकड़ा आया तब से पता चला है कि किसकी हिस्सेदारी कितनी है। अगर उनकी जातिगत जनगणना हो जाती है तो उनके यहाँ पर जो भागीदारी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, वो समाज भी कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा और एक तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम पूरे देश का एक्सरे कराकर जातिगत जनगणना कराएंगे और जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, एक तरह से यही कहा जा सकता है। देश की 77% जो कमाई है वो सिर्फ 10% लोगों के पास ही है। ऐसा राहुल गांधी अपनी बहुत सारी सभाओं में और मंचों में भी कहते हैं, और यही सब उन्होंने अपने इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो एक तरह से मैनिफेस्टो है ये उसमें रखा गया है और 5 स्तंभों पर ये पूरा आधारित है, जिसमें युवा, किसान, नारी, श्रमिक और भागीदारी ये चीज़ें रखी गई हैं। तो आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। बाकी सभी खबर देखने के लिए इन वॉइस को देखते रहें। मिलते हैं अगली खबर में।